भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में वास करती है। यदि गांव आबाद होंगे तो देश आबाद होगा। गांवों के विकास के लिए आज केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों द्वारा अनेकानेक विकास पूरक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को चलाने का मकसद यही है कि गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो तथा गांव वासियों को गांव में रहकर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण भारत में गांव तक सत्ता पहुंचाने के लिए भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज की अवधारणा को जन्म दिया। 15 मई 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में कहा था कि आइए हम भारत की जनता को अधिकतम लोकतंत्र एवं अधिकतम हस्तांतरण सुनिश्चित करें। सत्ता के दलालों को हटाना होगा, लोगों को सशक्त बनाना होगा। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष या स्त्री को अपनी जवाबदेही समझने की जरूरत है। पंचायती राज का यही मतलब है, ग्राम स्वराज द्वारा पूर्ण स्वराज। असली चुनौती निसंदेह गांव से ही या गांव में रह रहे लोगों से ही आएगी, न कि बाहर से थोपी जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंचायती राज की अवधारणा आज ग्राम सभाओं के माध्यम से खूब फलीभूत हो रही है। हमारे देश में आज ग्राम सभाओं की स्थिति काफी मजबूत है और इन्हीं के माध्यम से गांव का चहुमुखी विकास संभव हो पा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय 27 मई 2007 को अस्तित्व में आया। इस मंत्रालय का गठन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का एक बेमिसाल और महत्वपूर्ण कदम है। आज ये मंत्रालय पंचायती राज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर जी के मार्गदर्शन में नए भारत के निर्माण में अग्रसर है। पंचायती राज व्यवस्था के कारण ही आज हमारे देश में लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिसमें 12 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी पंचायती राज व्यवस्था को एक नया रूप प्राप्त हुआ और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरों वाली व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर पंचायत, विकास स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जनपद स्तर पर जिला पंचायत पर चलने वाली व्यवस्था है। इसके ऊपर प्रादेशिक सरकार और उसके ऊपर केंद्र सरकार है। पंचायती राज व्यवस्था अन्य राज्यों की भांति देवभूमि के रूप में सुविख्यात उत्तराखंड में भी खूब फलीभूत हो रही है। हिमालय की गोद में बसा नवनिर्मित राज्य उत्तराखंड मूलतः एक पर्वतीय प्रदेश है। राष्ट्र के 27वें राज्य के रूप में इस प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद 9 नवंबर सन 2000 को हुई। देवभूमि के रूप में विख्यात उत्तराखंड का 56.8% भाग पर्वतीय एवं 43.2% भाग मैदानी है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 84,79,562 है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 93,484 वर्ग किलोमीटर है, जिसका कुल वन क्षेत्र 34,434 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में कुल 13 जिले, 2 मंडल, 78 तहसील, 95 विकास खंड, 669 न्याय पंचायत, 6,804 ग्राम सभा, 34 नगर, 16,604 राजस्व ग्राम, 15,652 आबाद ग्राम, 954 गैर आबाद ग्राम और 194 वन ग्राम, साथ ही 94 शहरी इकाइयां हैं। उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित किए जाने के मूल में यहाँ की अथाह जल संपदा के संरक्षण व संवर्धन एवं इसके समुचित उपयोग की सद्भावना निहित थी। यहाँ का जनमानस प्रकृति को सजाता व संवारता रहा है, जो इस वसुंधरा की शोभा एवं अस्तित्व बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राज्य में पंचायती राज की गतिविधियां अनेकों आयाम कायम कर रही हैं। ग्राम सभा एवं पंचायतों के माध्यम से इस राज्य का तेजी से विकास हो रहा है।
उत्तरांचल में 7,227 ग्राम पंचायत है, जिसमें अनुसूचित जाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 10,413 है, जो 19.3% है। अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की संख्या 1858 है, जो कि 3.4% है। महिलाओं की चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 20,482 है, जो 37.9% है। पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। ग्राम सभा का मतलब है गांव में रहने वाला प्रत्येक पुरुष, महिला, युवक, बुजुर्ग जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, जिसे मत देने का अधिकार है, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और समुदाय से क्यों न संबंध रखता हो। जिसमें गांव की समस्या, गांव के विकास और लोक कल्याण के मुद्दे गांव वालों की आपसी सलाह मशवरा एवं गांव वालों की उपस्थिति में तय होते हैं। अब भारत के गांव में विकास की तस्वीर के कुछ बेहतरी के रंग उभरने लगे हैं। गांवों में विकास व संपन्नता नजर आने लगी है। इस विकास एवं संपन्नता का मुख्य कारण विगत कुछ वर्षों में ग्राम और जिला स्तर पर एक ऐसी विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था ने आकार लिया है, जिसमें फैसले राज्यों की राजधानी में न होकर गांव की चौपालों पर ग्राम सभा की बैठकों में होने लगी हैं। इन फैसलों को लाल फीताशाही से भी मुक्ति मिली है। अभी फैसले गांव के हर वर्ग के लोग लेने लगे हैं, चाहे वो अनुसूचित वर्ग के हो या पिछड़े वर्ग के, या जो अब तक चूल्हा चौके में व्यस्त रही महिलाएं हों। पंचायती राज ने सबको अपने गांव, अपनी बस्ती की बेहतरी की योजना बनाने, उसके विकास के लिए धन एकत्रित करने के अवसर प्रदान किए हैं। ऐसे अवसर जो इससे पहले उपलब्ध नहीं थे। अब गांव का हर व्यक्ति अपने गांव की उन्नति की ओर अग्रसर है। वो महिलाएं ही होती हैं जो ग्रामीण भारत की आधी से अधिक क्रियाकलाप करती हैं, जिन्हें कल्याण का कार्य सौंपा जाता है। वो ग्रामीण भारत की महिलाएं ही हैं जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं, नैतिक मूल्यों एवं सभ्यता को बनाए रखने का पूरा आधार हैं। वो ग्रामीण महिलाएं ही हैं जो कृषि कार्य की रीढ़ की हड्डी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं के लिए ग्राम सभा में 1/3 सदस्यता आरक्षित की गई है। इनकी सदस्यता में न केवल गांवों, ब्लॉकों और जिला स्तर, बल्कि लोगों की प्रक्रिया में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है, बल्कि जनता को भी एक नई ताकत दी है। पंचायती राज व्यवस्था के कारण आज महिलाएं वे काम कर रही हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जिन महिलाओं के तकदीर में कभी चूल्हा चौका व बच्चों की जिम्मेदारी का बहार था, वो आज चौपाल पर बैठकर गांव व अपना भविष्य सुनिश्चित कर रही हैं। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की सदस्यता ने दबे पिछड़े वर्गों की आवाज का प्रतिनिधित्व किया है। इन प्रतिनिधियों ने राज्यों व प्रदेशों के विकास को एक नई परिभाषा दी है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत साल में 2 बार प्रत्येक ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन अनिवार्य है। एक रबी की फसल के वक्त अर्थात 15 मई से 15 जून, दूसरी बैठक खरीफ की फसल के वक्त अर्थात 15 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर 3 अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहां गांव के विकास और लोक कल्याण के मुद्दे गांव वालों की उपस्थिति में तय किए जाते हैं। ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्यों का कम से कम 1/5 भाग होना बेहद जरूरी है। अगर कोरम के अभाव में बैठक निरस्त हो जाती है तो अगली बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होती। ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान द्वारा की जाती है। प्रधान की उपस्थित न होने पर उप प्रधान द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा के सदस्य, पंचायत सचिव एवं संबंधित विभागों से जुड़े ग्राम स्तरीय विकास स्तरीय अधिकारी भाग लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में ग्राम सभा की बैठक के एजेंडे की सूचना ग्राम प्रहरी द्वारा
लिखित रूप से घर घर जाकर बैठक एजेंडा पढ़ाकर गांव के लोगों के हस्ताक्षर कर कम से कम 15 दिन पहले दी जाती है। इस काम के लिए ग्राम प्रहरी को 200 रुपए मासिक वेतन व वर्दी भी मिलती है। ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान में ये कदम उठाने चाहिए। पंचायतों द्वारा बैठकों की तारीख पहले बता दी जाए। विशेष रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक के बारे में सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चिपकाकर जागरूकता पैदा की जाए। ग्राम सभा व वार्ड सभा की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए स्वयं सहायता समूहों से संपर्क स्थापित किया जाए। ग्राम सभा की बैठक के बारे में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ, ग्राम स्कूल, आंगनबाड़ी संस्थाओं के जरिए सूचना दी जाए। वार्ड सदस्यों के द्वारा लोगों के घरों घरों में जाकर उन्हें जानकारी दी जाए। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों से उन अनेक प्रक्रियाओं को अपनाने का अनुरोध कर रहा है जिसमें देश में पंचायती राज और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बन सके, जिससे भ्रष्टाचार में काफी हद तक अंकुश लगाया जा सके। विशेष रूप से ग्राम सभाओं को कानूनी रूप से ये कर्तव्य सौंपे गए हैं। पंचायत की सभी परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं को मंजूरी देना, पंचायत के कर्मचारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार, पंचायत के समकक्ष उप समितियों का गठन करना, सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए वार्ड सभाओं का गठन करना, ग्राम सभाओं की बैठकों से ठीक पहले महिला सभाओं की बैठक बुलाना, सूचना का अधिकार लागू करना और जनता की भावना से जुड़े गैर सरकारी संगठनों को जोड़ना। हमारा पैसा, हमारा हिसाब, हमारे गांव में हमारा राज का नारा जनता द्वारा सूचना की मांग का संकेत है, जिसके तहत जनता को प्रश्न पूछने, उत्तर प्राप्त करने, बोलने तथा सूचना प्राप्त करने के लिए मंच उपलब्ध होता है, जिससे ग्राम सभाओं को सही मायनों में लोक संसद बनाया जा सके। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान व चयन करना, बैठकों के रिकॉर्ड को सावधानी पूर्वक रखना, जैसे विवरण के साथ उपस्थित रजिस्टर, फोटोग्राफ इत्यादि। ग्राम सभा की बैठक शुरू होने से पहले सभी ग्राम सदस्यों को रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। ग्राम सभा की बैठक में आमतौर पर कार्यवाही का संचालन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान पिछले वर्ष की कार्यवाही एवं आय व्यय का विवरण सबके सामने रखता है, उस पर विचार होता है और पुष्टि होने पर उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। ग्राम सभाओं की बैठक में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चयन भी बिना किसी भेदभाव के ग्राम सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों पर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ग्राम सभा द्वारा साल में गांव के विकास कार्यों में जो भी आय व व्यय हुआ है, उस आय व्यय का ब्यौरा एवं प्रशासनिक रिपोर्ट का विवरण। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के चयन की लिस्ट का विवरण मांगना, ताकि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत अधिकारी इसका जवाब देकर ग्राम सदस्यों के बीच आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। ग्राम सभा इन विषयों पर विचार कर ग्राम पंचायत को सुझाव दे सकती है। ग्राम पंचायत की पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक और विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत की पिछली ऑडिट टिप्पणी और उस पर भेजा गया उत्तर, ग्राम पंचायत के बजट एवं खातों का विवरण, ग्राम पंचायत के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने वाले विकास कार्यक्रमों का प्रस्ताव, विकास योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक बजट का परीक्षण व अनुमोदन, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने का विवरण, इंदिरा आवास के लिए लाभार्थियों की सूची। जब से पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई है और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पंचायतों में संशोधन के बाद और जो रूपरेखा उन्होंने पंचायती राज की थी और उसके तहत 73वें और 74वें संशोधन से पंचायती राज को जिस तरीके से मजबूती आज प्रदान की गई है, निश्चित ही लोकतंत्र में जो जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है उसको बल मिला है और रोजगार गारंटी विधेयक तथा कई अन्य योजनाएं
जो समाज कल्याण से संबंधित हैं, हमारे दलित, पिछड़े वर्ग, गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए जिस तरीके की आज योजनाएं हमारे पंचायती राज व्यवस्था के तहत चलाई जा रही हैं, इससे हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, जिनके लिए देश बना है, जिनके लिए आज़ादी प्राप्त की गई थी, वो सपना साकार होने जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में जब से ग्राम सभाओं व ग्राम पंचायतों को पर्याप्त अधिकार मिले हैं, तब से गांव सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद का चमीनी गांव इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से चमीनी गांव निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। निर्मल ग्राम पुरस्कार 100% स्वच्छता कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल करने वाले गांव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 23 मार्च 2006 को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने श्री पान सिंह मेहरा ग्राम प्रधान चमीनी ग्राम सभा को प्रशस्ति पत्र, शील्ड एवं 2 लाख रुपए का चेक निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया। चमीनी गांव में करीब 60 परिवार रहते हैं। सभी में ग्राम सभा के सहयोग, प्रयासों और इनकी देखरेख से 60 परिवारों में 60 शौचालयों का निर्माण हुआ है, अर्थात 100%। सभी परिवारों का अपना निजी शौचालय है। आज इस गांव में स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई क्रांति सी आ गई है। पंचायती राज व्यवस्था में विकास खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायतें भी बैठकों का आयोजन करती रहती हैं। इन बैठकों की सूचना संबंधित लोगों को पहले से दे दी जाती है। इन बैठकों में पिछली कार्यवाही का वाचन किया जाता है और उसकी पुष्टि की जाती है। खंड विकास अधिकारी द्वारा विकास खंड के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। इन बैठकों की अध्यक्षता क्षेत्र प्रमुख द्वारा की जाती है। इन बैठकों में पेयजल, विद्युत, सिंचाई, पशु चिकित्सा, समाज कल्याण, दूर संचार, पर्यटन, डेयरी, उद्योग, मत्स्य, लघु सिंचाई, सतत शिक्षा, साक्षरता, वन, परिवहन, कृषि, सहकारिता एवं अन्य विकास कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से चर्चा होती है। इन बैठकों में क्षेत्र पंचायत के समस्त प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख के अतिरिक्त प्राथमिक, स्वास्थ्य, पेयजल, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, साक्षरता, बेसिक शिक्षा, विद्युत एवं अन्य सक्षम अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। इस बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों, विधायकों एवं सांसदों को भी आमंत्रित किया जाता है। बैठक में लोग अपनी समस्याओं को अधिकारियों एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के सामने रखते हैं। इन सवालों का जवाब सक्षम अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार की बैठकें ग्रामीण विकास में बहुत मददगार साबित होती हैं। अंत में क्षेत्र प्रमुख द्वारा बैठक का समापन भी किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की दृढ़ता और जीवन शक्ति उसकी शिक्षित जनता से उद्भूत होती है। साक्षरता की शुरुआत घर से होती है। आगे जाकर वो सार्वजनिक क्षेत्र की पाठशालाओं में औपचारिक रूप ग्रहण करती है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 4 से 6 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों के साथ मिलकर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2001 से हुई। देश में सभी को शिक्षित करने के लिए पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा स्तर में गुणवत्ता लाना तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रति लोगों को आकर्षित करना। पहले जो बच्चे कुपोषण एवं आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं आ पाते थे, अब वे मिड डे मील योजना लागू होने के बाद विद्यालयों में आने लगे हैं। इस योजना के लागू होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। मिड डे मील की देखरेख ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। इस समिति का मुखिया ग्राम प्रधान ही होता है। मिड डे मील में 4 से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं ताजा पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आज गांवों को विकास कार्य करने के खूब अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज ग्राम सभा व पंचायतों के अंतर्गत सड़कों को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने का काम शुरू हो गया है।
उत्तराखंड में तो सीसी मार्गों का निर्माण खूब हो रहा है, जिससे गांव के विकास की रफ्तार में तेजी आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है। आज अधिकतम गांवों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं है। ग्राम सभा अपनी देखरेख में प्रत्येक आबादी वाले स्थानों को शुद्ध पेयजल के स्रोत मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। उत्तरांचल में ग्राम सभा द्वारा ग्रामवासियों को नलों नौलों से शुद्ध पेयजल उचित मात्रा में प्राप्त हो रहा है। गांवों में सड़कों के किनारे सरकारी हैंडपंप भी तेजी से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी तंत्रों की मदद से ग्राम सदस्यों का प्रयास है कि गांव की प्रत्येक सड़कों व घरों का विद्युतीकरण कर पाया जाए। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभाओं की जागरूकता एवं सक्रियता के कारण ग्रामीण भारत में विद्युतीकरण के कार्य में तेजी आई है। सौर ऊर्जा एवं टेलीफोन का प्रयोग अब गांव के लिए एक मामूली सी बात हो गई है। ग्राम सभा गांव के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक है। इस देह की आपूर्ति के लिए अस्पतालों का निर्माण व कमी को पूरा किया जा रहा है, ताकि मरीजों की देखभाल सही तरीके से हो सके। उत्तराखंड में 4-5 ग्राम सभाओं के प्रयास से ताड़ी खेत में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण हुआ है, जिसमें गांव के लोग मात्र 2 रुपए फीस देकर अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं, जिससे ग्रामवासियों को धन व समय की भी बचत होती है। ग्राम सभाओं को संविधान द्वारा पर्याप्त शक्ति मिलने से आज ग्रामीण भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं विकास कार्यों में तेजी आई है। ग्राम सभाएं एवं ग्राम पंचायत अपने विधायकों, सांसदों एवं अन्य माध्यमों से धन का इंतजाम कर बड़े-बड़े कार्यों को अंजाम दे रहे हैं एवं आम जनजीवन में प्रयोग आने वाले परंपरागत स्रोतों को भी चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं और उससे सिंचाई, फल फूल व सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। कठिन परिश्रम ही ग्रामीण जनजीवन का आधार है। कठिन परिश्रम के साथ साथ सरकारी मदद से भी ग्रामवासियों के जीवन स्तर को एक नया आयाम मिल रहा है। सरकारी मदद का हकदार कौन है, इसका चयन ग्राम सभा की खुली बैठकों में किया जाता है। ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। ग्राम स्वरोजगार द्वारा पूर्ण स्वरोजगार की अवधारणा खूब फलीभूत हो रही है। कुल मिलाकर ये कहना उचित होगा कि पंचायती राज के द्वारा ग्रामीण भारत में खुशहाली एवं अमन चैन का ऐतिहासिक वातावरण निर्मित हुआ है।